रोबोट रोबोट के बारे में हमारी एक थीम बनती है, यानी कि मनोरंजन का साधन या छोटे मोटे काम करने के लिए। लेकिन रोबोट क्या सर्जरी भी कर सकते हैं? खासतौर से इंडिया में तो ये चीज़ कुछ अलग सी ही है, विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। तो हम जब बात करेंगे रोबोट की, आज का हमारा पॉडकास्ट रोबोट से लेके सर्जरी तक यानी कि इसी थीम पर आधारित है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एस खत्री, जिन्हें रोबोटिक्स खत्री जी के नाम से भी जाना जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एस खत्री जी। थैंक यू। रोबोट सर्जरी भी कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे ताकि लोग पता कर सकें और जान सकें कि रोबोट से सर्जरी और जीवन कितना आसान हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपने एजुकेशन ली और किस प्रकार से आपने शुरुआत की लाइफ जी? मेरा जन्म जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है जी। फलोदी एक जगह है, उसका हाँ। एक छोटा सा गांव है बाप, वहाँ पे हुआ था। गांव का नाम तो छोटा है बट भाव बहुत बड़ा है, बाप। यस बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं जी एंड आज की डेट में वो सोलर हब बना हुआ है। जी। देन मेरे फादर जो थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, ओके। तो उनकी ट्रांसफ़र होती गई। इनिशियल एजुकेशन मेरी सारी एक छोटे गांव ओसिया में हुई। देन मूव करके जोधपुर शिफ्ट हो गए हम, तो मेरी 12th तक की सारी एजुकेशन जोधपुर में हुई। और जोधपुर के बाद पीजी के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, तो सारी मेरी एमबीबीएस की जो पढ़ाई थी वो जयपुर से हुई, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से जी। उसके बाद 2009 के अंदर मैं पास आउट हुआ और मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली मैंने 1 साल के लिए जेआरशिप या जो कहते हैं रेजिडेंसीशिप, वो मैंने कंप्लीट किया वहाँ पे। उसके बाद उसी के साथ मैंने अपनी आगे की पीजी की प्रिपरेशन करी। पीजी मैंने दिल्ली से करी है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। वहाँ रहते रहते मुझे जॉइंट रिप्लेसमेंट का थोड़ा सा लगा कि मुझे जॉइंट रिप्लेसमेंट में जाना चाहिए, तो वहाँ से मैंने फेलोशिप के लिए अप्लाई करना शुरू किया। फेलोशिप करी मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर। देन 1 साल मैं कनाडा रह के आया टोरंटो के अंदर। देन वापस दिल्ली आया, सीनियर रेजिडेंटशिप करी। 1 साल मैं चंडीगढ़ रहा। ओके। देन जनवरी 2020 के अंदर मैं जयपुर लैंड हो गया। जयपुर हो गए? अच्छा। बिकॉज फादर तब तक रिटायर हो चुके थे और उन्होंने बोला कि हाँ नहीं, अब हमें तुम्हारे साथ रहना है और बिल्कुल कम बैक टू होम। आप अपने होम स्टेट में आ गए। राइट। ओके। एक डॉक्टर के लिए कभी एक जो यात्रा होती है, जो ट्रैवलिंग होती है, कभी कभी अचानक होती है। तो डॉक्टर एस खत्री शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहते थे या फिर कोई फैमिली प्रेशर था, या आपने किसी को देखा कि वो डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर हो जाऊँ? हमारे टाइम कुछ ज़्यादा हम समझते नहीं थे, लेकिन 9th के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था कॉमर्स। कॉमर्स, ठीक है। बहुत छोटा सब्जेक्ट था, लेकिन मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट आ गया था। ओके। तो 9th में मुझे लगा मुझे सीए बनना है। ओह। 10th में मुझे लगा सीए बनना है। जब 11th में आए तो हमारे फादर के नहीं, सीए नहीं बनना है, यू हैव टू गो टू साइंस ओके बैकग्राउंड। तो वहाँ तो उन्होंने साइंस बायोलॉजी दिला दी। 11th में हमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, क्या ये बायोलॉजी वायोलॉजी। और फिर 12th में फादर ने एक दिन बैठा के समझाया, देख करना तो यही है, या तो मन मार के कर या इसमें घुस के कर। तब वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई कि नहीं चलो अपने ये ले ही लिया है तो इसी फील्ड के अंदर कुछ बड़ा नाम करना है। तो वहाँ से मेरा 12th के बाद मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ साइंस बायो के अंदर। देन जर्नी बिगन। ओके। तो एक पर्टिकुलर आप एक ऑर्थोपेड डिपार्टमेंट में जो भी ये सेगमेंट होता है, यही आपने क्यों चूज किया? मतलब कोई एक स्पेशल रीजन था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है या फिर? ऐसा नहीं था। मैं एमबीबीएस में बनना चाहता था न्यूरोसर्जन। ओके। न्यूरोसर्जन बनने से पहले आपको पहले जनरल सर्जरी के 3 साल पास करने होते हैं। फिर 2 साल के बाद आपको सुपर स्पेशलाइजेशन के अंदर एमसीएच करना होता है। ओके। जब मैं पीजी की तैयारी कर रहा था तो मेरा फर्स्ट टाइम में मेरा पीजी में हुआ नहीं था, तो मुझे लगा यार मैं थोड़ा रेस से थोड़ा सा ऑफ हो गया हूँ। अब मुझे ऐसी ब्रांच लेनी है जिसके अंदर एंड ब्रांच हो और मुझे उसमें आगे कुछ ना करना पड़े। पीजी की प्रिपरेशन करी नेक्स्ट ईयर, तो बहुत अच्छी रैंक आ गई। अब उस रैंक पे मुझे सब कुछ मिल रहा था, रेडियोलॉजी भी मिल रही थी, मेरी जनरल सर्जरी भी मिल रही थी, सब कुछ मुझे जो मैं चाह रहा था मुझे मिल रहा था। लेकिन वही ऑर्थोपेडिक की बुक सबसे पतली बुक थी। अच्छा। तो मुझे यार ये सब्जेक्ट लेते हैं, बहुत छोटा सा है और अपना इंटरेस्टिंग भी है और इजी हो जाएगा। वो तो मुझे बाद में पता लगा जब हम इस फील्ड में घुसे कि नहीं, ऑर्थोपेडिक बड़ी वास्ट सब्जेक्ट है। हमने जो पढ़ा था तो बिल्कुल इसका एक आइसबर्ग टिप था ओनली। मतलब शुरुआती दौर में डॉक्टर एस खत्री ने पतली बुक को देखकर सिलेक्शन किया था, तो पतली बुक से आपकी शुरुआत हुई। राइट। एक और चीज़ सामने आती है जब हम बात करते हैं
सर्जरी के बारे में। तो थोड़ा आप हमें बताएंगे कि जैसे जो भी सर्जरी होती है आपकी फील्ड में, तो वो कितने सेगमेंट में होती है? जैसे एक मैनुअल सर्जरी हो गई है, कुछ लोग दूरबीन सर्जरी, मतलब कितने प्रकार की सर्जरियाँ होती हैं? ओके, बेसिकली मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी को बताऊं तो ऑर्थोपेडिक हाँ, ब्रॉडली 3 या 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। एक हम कहते हैं आर्थोप्लास्टी या जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट्स के अंदर आपका हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, बिल्कुल। और चौथा है एल्बो जॉइंट। ये 4 जॉइंट मेनली आपके चेंज किए जाते हैं। सेकंड सेगमेंट में हो गया आर्थोस्कोपी या स्पोर्ट्स इंजरी, जिसके अंदर दूरबीन से सर्जरी की जाती है। आपकी किसी लिगामेंट की इंजरी हो गई हो, एसीएल की, पीसीएल की, या आपके शोल्डर जॉइंट का कुछ हो गया हो, तो उसको दूरबीन से देखते हुए सर्जरी की जाती है। एंड थर्ड सेगमेंट आता है स्पाइन सर्जरी का, जिसके अंदर स्पाइन की आपकी नर्व दब गई हो, डैमेज हो गई हो, तो इसके लिए इसी का एक सेगमेंट है जिसमें स्पाइन सर्जरी की जाती है। एक फोर्थ सेगमेंट और है, वो है आपका डिफॉर्मिटी करेक्शन का। कोई भी चीज़ आपके पैर के टेढ़े हैं, हाथ टेढ़े हैं, उसको हम इलीजर लगा के उसको, बेसिकली चाहे वो जन्म से हो, चाहे वो जन्म से हो, उनको कैसे सीधा किया जाता है, तो एक डिफॉर्मिटी करेक्शन वाला होता जाता है। और उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस आ चुकी है, जैसे फुट एंड एंकल की अलग ब्रांच हो चुकी है, हैंड की अलग ब्रांच हो चुकी है, एंड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिसन एक अलग ब्रांच हो चुकी है। तो ब्रांचेस बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन मेनली ये 5-6 ब्रांचें हैं। एक हमने सुना है कि खास तौर से अगर नी की सर्जरी होती है तो इसमें कुछ प्लाज्मा को एंटर करते हैं, कुछ इस तरह की यूट्यूब पे हम देखते रहते हैं कि उससे बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, कुछ सेल्स उससे जल्दी डेवलप होती हैं। तो ये एक तरह का कन्फ्यूजन है या कुछ इस बात में दम है? इसको बोलते हैं पीआरपी थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। पीआरपी थेरेपी के रोल स्किन के अंदर या कॉस्मेटिक के अंदर बहुत अच्छे रोल निकल के आए। जो क्लेम पीआरपी का नी जॉइंट के अंदर या शोल्डर जॉइंट के अंदर जो किया गया था, या कंपनी ने जो डेटा बताया था, वैसे रोल अभी तक प्रूवन नहीं हुए हैं। ओके। बट या कुछ टाइम के लिए आपको पेन रिलीफ दे देते हैं पीआरपी, लेकिन जो क्लेम कंपनी के थ्रू किया हुआ था वो क्लेम नहीं मिले, वो बेनिफिट्स नहीं मिले। लेकिन इंडिया में चल रहा है, मतलब हाँ, इंडिया में कुछ जगह पे चल रहा है, मेरे ख्याल से खास तौर से चंडीगढ़ में, इस जगह पे चंडीगढ़ में चल रहा है, इंडिया में अपने जयपुर में चल रहा है। पीआरपी थेरेपी दी जाती है। घुटना अगर आपका खराब हो चुका है तो पीआरपी थेरेपी स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड में अच्छा काम करेगी, थोड़ा पेन रिलीफ हो जाएगा, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर एस खत्री मैनुअल सर्जरी से रोबोटिक सर्जरी पर कैसे आए? क्योंकि पहले मेरे ख्याल से आप मैनुअल सर्जरी करते थे। मैं मैनुअल सर्जरी करता था, और मेरी सारी जो पीजी में ट्रेनिंग, फेलोशिप जो पहले हुई थी, सब कन्वेंशनल के अंदर हुई थी, या मैं मैनुअल बोलता हूँ, मैनुअल के थ्रू हुई थी। रोबोटिक सर्जरी से मेरा इंटरेस्ट हुआ जब मैं एक कॉन्फ्रेंस पे गया और उन्होंने उसके रिजल्ट्स दिखाए, अलाइनमेंट दिखाया। ये इंडिया या इंडिया से बाहर? इंडिया के बाहर एक कॉन्फ्रेंस में गया था, उसमें फिर वहाँ का एक डेटा मैंने जो पढ़ा था, फिर वापस आया तो मैंने कुछ डेटा पढ़ा, तो उस डेटा में था कि 25% पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद भी अनहैप्पी है। ओके। अब उसकी मतलब जिस तरह से उसके रिजल्ट से बेसिकली आपने नी रिप्लेसमेंट कर दिया तो हर एक पेशेंट आपका हैप्पी होना चाहिए, लेकिन वो हैप्पी नहीं था। 25% पेशेंट अभी भी डिस्कम्फर्ट थे नी रिप्लेसमेंट के बाद भी। तो जब उनको देखा गया तो उनका ऐसा पता लगा कि उनका जो अलाइनमेंट था वो मैनुअल से करेक्टली अलाइनमेंट नहीं हो पाया, कहीं के उनकी डिग्रीज में, उनके अलाइनमेंट में फर्क रहा, इसकी वजह से उनको नी रिप्लेसमेंट के बाद भी पेन होता गया। ऐसे एक पेशेंट से मैं टकराया। ये मैनुअल सर्जरी में इसकी संभावना रहती है। ऐसा एक पेशेंट मुझे मिला, मैंने उसको ऑपरेट किया, और वो पेशेंट साल भर तक मेरे फॉलोअप में रहा, और वो कभी हैप्पी नहीं रहा। मेरा अलाइनमेंट, मेरा जो इम्प्लांट लगा हुआ था अच्छी कंपनी का लगा हुआ, परफेक्टली बैलेंस था, सब कुछ था, उसकी मसल्स पावर भी ठीक थी, लेकिन पेशेंट अभी भी हैप्पी नहीं था। वो उस दिन मुझे सोचने को मजबूर होना पड़ा, क्या मैं टेक्नोलॉजी से करता तो सोच बेटर रिजल्ट, कुछ अलग रिजल्ट मिलते। दैट डे मैंने अपना रोबोटिक्स पे थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर मैं 6 मंथ की फेलोशिप के लिए सिंगापुर गया, सिंगापुर से सारा सीख साख के आया। देन कंपनी थ्रू मल्टीपल्स कंपनीज है जो वो अपना रोबोट बेचती हैं, सबको स्टडी किया। देन फाइनली मुझे एक रोबोट पसंद आया। देन जर्नी बिगन फॉर द रोबोट नी रिप्लेसमेंट। ओके। एक लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन भी है, जैसे आपसे पॉडकास्ट करने से पहले मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत वगैरह की, वो ये कि जब हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं
तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है या फिर कोई किसी तरह का इल्यूजन है कि एक जो रोबोट होता है वो सर्जरी करता है और डॉक्टर्स जो होते हैं वो ओटी में खड़े रहते हैं। द सेकंड थिंग जो उनका फियर होता है वो ये कि रोबोट करता है, मशीन ही तो है, अगर इधर उधर हो गया तो घुटना छोड़ो किसी और जगह भी आपको डैमेज कर देगा। ये मतलब परफेक्टली लोग इस बारे में सोचते हैं। तो ये रोबोटिक सर्जरी के मायने क्या होते हैं? ये बहुत बड़ा मिथ है, और ये मिथ फैलाने वाले भी कोई और नहीं है, जो कन्वेंशनल जो मैनुअल करते हैं वही इस मिथ को भी फैलाते हैं। हमारा ये पूरा जो प्रोडक्शन हाउस है, हम जब पॉडकास्ट करते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि लोग अपने इल्यूजन्स को दूर करें, लोग एक सही रिजल्ट्स पे पहुंचे। मैं आपको ये बता रहा था, ये मिथ लोगों के बीच में भी है और इस मिथ को फैलाने का काम जो डॉक्टर्स है उन्होंने भी किया है। जो मैनुअल करता है उसको नहीं अच्छा लगता कि रोबोटिक कोई करे सर्जरी। बेसिकली रोबोटिक सर्जरी के अंदर रोबोट सर्जरी नहीं करता है। ओके। रोबोट एक मशीन है जिसमें एक कंसोल होता है, एक कैमरा होता है, रोबोटिक आर्म होती है एंड द रोबोटिक स्क्रीन होती है। ये बिल्कुल जैसे हमारा प्रोडक्शन हाउस है, लगभग राइट। वो आपके घुटने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेके कंसोल को देता है, कंसोल एक प्लानिंग करके देता है, उस प्लानिंग को फिर भी जो भी सर्जन उसमें एडजस्टमेंट करना चाहे वो एडजस्टमेंट कर सकता है, और उस एडजस्टमेंट के बाद उसको जब सर्जरी करने का टाइम आता है तो रोबोटिक आर्म या रोबोटिक बर जो होती है सर्जन अपने हाथ में पकड़ता है, फिर वो उतना ही बोन कट करता है जितना उसमें फीड किया गया, ना उससे 1 mm ऊपर ना उससे 1 mm कम। अच्छा। और उसी एंगल पे जैसे मैंने 5 डिग्री फीड किया है तो रोबोट के लिए 5 डिग्री इज अ 5 डिग्री। मैं हाथ से या मैनुअल से करना चाहूँ तो मैं 5 का मैं 3 भी कर सकता हूँ, 5 का मैं 7 भी कर सकता हूँ, लेकिन रोबोट के लिए वो 5 डिग्री ही है। हाँ बिल्कुल। तो मोर प्रिसाइज टिश्यूज बचे रहते हैं, मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। तो इसको एक कम उदाहरण से समझते हैं और कुछ और हम ज़्यादा क्लियर हो जाएं। मानकर चलिए ये हमारा नी है, घुटना है, आप रोबोट हैं, तो किस तरीके से कितनी दूरी पर हमारा नी रहता है आपसे, यानी कि जो रोबोट होता है उससे? दूसरा, रोबोट का मतलब भी बता दीजिए। लोग रोबोट को एक ह्यूमन बीइंग की शेप में देखते हैं, क्या एक मशीन होती है? मेरे सुनने में आया जैसे हमारा पुराना पहले VCR होता था, उस तरह की एक मशीन होती है। तो आपका जो पुराना VCR होता था, हाँ, वैसे ही कंसोल होता है, वो एक स्टैंड पे कम से कम आपसे 5 फीट दूरी पे होगा। यहाँ जैसे ये आपका ये अब इसको वो स्कैन करेगा। यस, इसका स्कैन करेगा, इसका ढक्कन कहाँ है, इसका मिड पॉइंट कहाँ है, इसका बॉटम कहाँ है, इसकी आगे वाली साइड कहाँ पे, इसकी पीछे वाली साइड कहाँ है, सारे पॉइंट कलेक्ट करके इसी का एक 3D मॉडल बनाएगा स्क्रीन पे। तो वहीं ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ राइट। ऑपरेशन थिएटर में एक पेन होता है जिससे उस पेन को आपकी बोन पे चलाया जाता है, उसका सेम टू सेम 3D मॉडल मैपिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू स्क्रीन पे रियल टाइम के अंदर सेकंड आपका घुटना क्रिएट कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। वहाँ पर ये मैपिंग टेक्नोलॉजी वही है जो अपना अभी मंगलयान जो लैंड हुआ था, विक्रम। तो हम कभी मंगल पे गए नहीं, हमें क्या पता सरफेस कैसी है, लेकिन हमने मैपिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी एक सरफेस बनाई। ओके, राइट। वही मैपिंग टेक्नोलॉजी इस रोबोट के अंदर भी काम ली जाती है, और आपको जैसा घुटना है उसी की एक 3D इमेज रियल टाइम के अंदर स्क्रीन पे क्रिएट कर दी जाती है। ओके। जैसे इमेज क्रिएट होती है, रोबोट अपनी एक प्लानिंग करके देता है कि मेरे हिसाब से आप इस प्लानिंग पे जाइए। सर्जन को फ्रीडम होती है उस प्लानिंग को चेंज करने की, उसको अल्टर करने की, उसको मॉडिफाई करने की। राइट। तो इट्स अ सर्जन डिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, जो आपका पहला डाउट था कि रोबोट सर्जरी करेगा कुछ भी काट देगा। तो ये सर्जन डिपेंडेंट होता है, सर्जन के हाथ में होता है कि वो क्या करवाना चाहता है उससे। राइट। और उसके बाद होता है एक रोबोटिक आर्म जो सर्जन अपने हाथ में पकड़ता है, वो उतनी ही बोन कट करता है जितना उसमें फीड किया गया है। ओके। राइट। वो ऑटोमेटिक चलता है? नहीं, उसका भी पैडल सर्जन के हाथ में होता है। ओके। सर्जन उसको पैर से पैडल दबाता है तभी वो चलता है। क्लियर करते जा रहा हूँ, तभी वो चलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, उसकी एक बाउंड्री बनती है। बाउंड्री जो आपके बोन की बाउंड्री बनी हुई है, उस बाउंड्री के बाहर जैसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपका हाथ काट दिया, आपका गला काट दिया, आपका कुछ भी काट दिया। बोन है, इस बोन के इस पेरिफेरी से अगर जैसे ही बाहर जाएगा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ओके। अगर मैंने पैडल भी दबा रखा है तब भी नहीं चलेगा वो। ओके। राइट। इसको हैप्टिक कंट्रोल बोलते हैं। हैप्टिक कंट्रोल से बाउंड्री के बाहर जाती है ऑटोमेटिकली ऑफ। ओके। तो कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं हो सकता कुछ भी कट जाए इसमें। एक सवाल और इसमें सामने आता है कि मशीन होती है, और ये लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ने बड़ी रिसर्च करी इस चीज़ पर कि सपोज करो उस समय किसी कारणवश मशीन में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो क्या जो डॉक्टर होते हैं उनके पास इतना समय या इतनी चीज़ होती है कि उसको मैनुअल कर सकें? सपोज ओके,
अब ये एक्चुअली जो भी आएगा वो जरूर उसके दिमाग में तो रहता है कि डॉक्टर साहब मशीन है, मशीन का क्या है, आज मैं और आप कर रहे हैं एकदम से लाइट्स ऑफ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें दैट। वैसे मशीन में लाइट का बैकअप होता है, जी। और किसी भी स्टेज पे मशीन अगर खराब हो जाए हम्म। तो इस जो मेरे पास रोबोट है उसमें इतना अच्छा सिस्टम है, आप किसी भी स्टेज पे बैक जाके आप फॉरवर्ड आ सकते हो। ओके। किसी स्टेप में मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे इसको थोड़ा प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, मैं एंड तक पहुंच गया और मुझे प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, मैं एक बटन क्लिक करते ही उसके बैक 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 जाके उस स्टेज पे वापस जाके वापस उसको मॉडिफाई करके वापस आगे आ सकता हूँ। फर्स्ट थिंग, किसी भी स्टेज पे अगर मशीन बंद हो जाए मुझे कुछ नहीं करना, मेरा डेटा सारा सेव है। मशीन ऑफ हो गई, मशीन को वापस ऑन करना है, ऑन करते वही जो प्रोग्राम पहले रखी है वो ऑटोमेटिक सेव है, उसी प्रोग्राम को मुझे क्लिक करना है, क्लिक करते सारा डेटा वापस ओपन हो जाएगा और मैं उसको वापस मैन्युअली कर सकता हूँ, वापस उसी को वहीं से शुरुआत कर सकता हूँ। कुछ बहुत ही ना चाहते हुए ऐसा हादसा हो जाए, वर्स्ट केस में हो जाए कि हाँ मशीन वापस ऑन ही नहीं हो रही है, तो आप मैनुअल कभी भी कर सकते हो उसको। मैनुअल कभी भी कर सकते हो, हाँ, क्योंकि हमारे आप मैनुअल कभी भी कर सकते हो उसको। हाँ, ऐसा नहीं है क्या कि मशीन बंद हो गई तो मेरी सर्जरी बीच में अटक गई, कभी नहीं होगा ऐसा। ओके ओके, हाँ ये भी डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी था। कोई भी मशीन या रोबोट जो बनता है तो उसका बैकअप सबसे पहले लिया जाता है कि इसका बैकअप क्या, उसका बैकअप क्या। एक बैकअप नहीं, 4 तरह के बैकअप होते हैं। जैसे मेरी मशीन में मैं किसी भी स्टेज पे बैक भी जा सकता हूँ, मेरी बंद हो जाए तो मैं वापस ऑफ करके उसी स्टेज से वापस ऑन कर सकता हूँ। जब तक मैं सबमिट का बटन ना करूँ तब तक सबमिट नहीं हो सकता हूँ। ओके, राइट। तो हर चीज का बैकअप होता है मशीन के अंदर। जब हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किस पेशेंट को इसकी ज़रूरत है, किस पेशेंट को इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आपके क्वेश्चन को ऐसे रिफ्रेम करता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी ओल्ड एज के अंदर क्या फायदेमंद है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कौन रोबोटिक सर्जरी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। राइट। रोबोटिक सर्जरी ओल्ड एज के अंदर बहुत अच्छी काम करती है। क्यों? क्योंकि मैनुअल के अंदर हम अलाइनमेंट बनाने के लिए बोन में छेद करके बोन के अंदर जाते हैं, रॉड डालते हैं, उसे अलाइनमेंट मेजर करके फिर कट लिए जाते हैं। तो काफी और क्या था, जब बॉन में छेद करके आपकी अलाइनमेंट रॉड जब बॉन के अंदर जाती है तो कुछ फैट सेल्स जो होती है वो बॉन से निकल के आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। और वो ब्लड स्ट्रीम में से ट्रेवल करते हुए आपके हार्ट में या लंग में ट्रैप करके रह सकती है। रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर, इसको बोलते हैं फैट एम्बोलिज्म। रेयर होता है, 5% लोगों में होता है, 5 तो नहीं, कम से कम 10% तक है। 10% लोगों में होता है, 10% में से 3 से 4% लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन वो 3-4% कहने को 3-4% है, लेकिन जिसके साथ हुआ उसके लिए 100%। और जिस क्वांटिटी में इंडिया में होते हैं वो 3-4% भी बहुत होता है। बहुत होते हैं। मैंने रिसेंटली 2 या 3 केसेस देखे हैं, मेरे नहीं दूसरों लोगों के, जिनको फैट एम्बोलिज्म हुआ था और उनकी डेथ हो चुकी है। वन ऑफ माई चाइल्ड्स की टीचर थी, मेरे बच्चे की जो टीचर थी उसने अपने फादर का करवाया, नॉन हॉस्पिटल में करवाया, फैट एम्बोलिज्म हो गया, घर ले गए, राउंड पे डॉक्टर ने ध्यान से देखा नहीं, घर ले गए, घर पे जिस दिन छुट्टी करवा के लेके गए उसके रात को ही उनको डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया। जब बैक में जाके देखा गया तो फैट एम्बोलिज्म हुआ था उनको, वो मिस हो गया। तो ओल्ड एज के अंदर रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा सेफ है, लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा इसकी बॉन वीक है वो रोबोटिक के लिए सही कैंडिडेट नहीं होता है। उसको पहले हम दवाई देते हैं ताकि उसकी बॉन हेल्दी हो जाए, उसके बाद हम सर्जरी करते हैं उसकी। तो 2-3 महीने का समय लगता होगा, जब तक 1 से 2 महीने का समय लगता है। उसके बाद फिट होने के बाद सर्जरी की जाती है। कोई ऐसा केस डॉक्टर खत्री जहां आपने कोई यंग एज के लड़के का नी बहुत अच्छा किया हो, जिसको कुछ बता रखा हो कि आपको सर्जरी है, मैनुअल सर्जरी, मतलब उस तरह का आपने कोई केस किया हो जो थोड़ा सा एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए? अच्छा, एक रिसेंटली केस हुआ था, वैसे तो उसको 1 ईयर के आसपास होने लग गया। दौसा का एक पेशेंट था, बाय ऑक्यूपेशन हिज सोनी, जो सोने का बैठ के ज्वेलरी का काम करते हैं। नाम उसका प्रवीण था, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन हाँ मुझे नाम याद रह गया उसका। वो बहुत सारे डॉक्टर से विजिट करके मेरे पास आया कि सर, और आते ही सबसे पहले चेयर पे बैठा, सर नी रिप्लेसमेंट करवाना है। ही इज 30 year old ओनली। 30 साल। आई वॉज लिटरली, मगर नी रिप्लेसमेंट करवाना है वो तो बात की बात है, आपको पहले एडवाइस किसने किया, आपको तकलीफ क्या, पहले ये बताइए। तो जब मैंने उसके एक्सरे देखे, उनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, तो उनको एक स्पॉन्ग लीजन होता है जिसके अंदर नी की कॉन्डाइल की ब्लड सप्लाई लॉस्ट हो जाती है। जैसे हिप के अंदर एवियन होता है उसी तरह नी में भी एवियन होता है वो। तो डेफिनेटली उनका घुटना खराब हो चुका था, एक पॉइंट जगह से खराब हो चुका था,
और जयपुर के बहुत सारे लोगों ने उसको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया। अब मेरे पास आया तो मैंने कहा देखो मैं आपका नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता इस एज के अंदर। तो बोला सर क्यों नहीं कर सकते? लोगों ने तो मुझे बोला कि आज भर्ती हो जाइए, कल कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने उनको समझाया, मैं कहा आप 30 साल के हो अभी, आपकी एक्टिव लाइफ बची हुई है, बिल्कुल। आपका भागम दौड़, बैठना नीचे बैठना, ये सब कुछ बचा हुआ है अभी आपका। और मैंने अगर आपके आज सर्जरी कर दी तो जॉइंट मेरा जो 20 साल चलना था आपकी एक्टिव लाइफ की वजह से वो चलेगा 5 साल 7 साल। 7 साल के बाद आप फिर एक दूसरी सर्जरी के लिए जाओगे, फिर 10 साल के बाद फिर तीसरी सर्जरी के लिए जाओगे। इट मीन्स आप 60 साल क्रॉस करते करते 4 से 5 सर्जरी करवा चुके होंगे। ये आपके लिए बेनिफिट नहीं है, नहीं सोसाइटी के लिए बेनिफिट चले कि सर क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं आपके लिए 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक पार्सल नी रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ। पार्सल नी रिप्लेसमेंट के अंदर जितना पोर्शन मेरा डैमेज हुआ है उसी पे मैं कैपिंग कर दूँ। सेकंड है मैं आपको कुछ घुटने से रिलेटेड कुछ दूसरी हड्डी डाल के एक बार कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। जो डेड बॉडीज के यस, वो एलोग्राफ्ट बोलते हैं हम उसे। हाँ, जो डेड बॉडी होती है उनमें से जो कॉन्डाइल होता है, नी जॉइंट है, उसको निकाल लिया जाता है, उसको निकाल के दूसरे में शिफ्ट कर दिया उसको जाता है। प्रिजर्व किया जाता है, उसको सारी चेकिंग की जाती है। उसके बाद में उसको जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे एक बॉन बैंक होता है, उस बॉन बैंक के अंदर स्टोर किया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो हमें डिलीवर किया जाता है। लेकिन ये फ्रेश होना चाहिए, एटलीस्ट 30 डेज के अंदर का बॉन बैंक से आपको मिला होना चाहिए। तो उसको मेरी बात समझ में आई तो उसने कहा नहीं सर प्रोसीजर करते ही है। अच्छा, इस प्रोसीजर की प्रॉब्लम ये थी, इंडिया के अंदर 11th केस था ये। ओके, 11वां केस था पूरे इंडिया के अंदर। राजस्थान में फर्स्ट केस था जो आपको ऑपरेट करना था, राइट। और इंडिया में पहला केस था जिसको बायलेटरल होना था, दोनों घुटनों में होना था। तो चैलेंजेस ऐसा था कि आर्टिकल्स ज़्यादा कुछ मिला नहीं। बॉन बैंक वालों से बात करी, फिर थीसिस करी, जिन्होंने पहले केस कर रखे थे उनसे बात करी। मीनवाइल हमने सारी उनकी जांचें करवाई, सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई करवाया। जो उनके बॉन की कॉन्डाइल की विड्थ थी, उसका जो शेप थी, उसके अकॉर्डिंग हमें मैच डोनर मिल गया। फिर हमने वहाँ से डोनर मंगवाया, बाई एयरलिफ्ट वो डोनर पूरा नी जॉइंट का मॉडल आया पूरा -80 डिग्री नाइट्रोजन के अंदर सेव होकर आया वो, सो दैट उसकी जो वाइबिलिटी है वो खराब ना इसलिए हो। वो बाई एयर आया। यस, इसलिए वो बाई एयर आया। फिर हमने उसकी सर्जरी प्लान करी एंड जितना पोर्शन उसका डैमेज हो रखा था उस पोर्शन को विंडो बना के पूरा डैमेज पोर्शन निकाला। उसकी जगह पे जो हमने मंगवाया था डेड बॉडी वाला, उस पोर्शन को उसमें इंस्टॉल किया। इंस्टॉल मतलब उसको लगाया, लगाने के बाद पेशेंट को हमने छुट्टी कर दी। पेशेंट जितना डरा हुआ नहीं था उससे ज़्यादा मैं डरा हुआ था, तो एक ह्यूज अमाउंट पेशेंट का लग चुका था। और एज ए फाइनेंशियली पेशेंट को ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से नहीं था, तो मैं थोड़ा वेट करता गया, उसको वेट बेरिंग नहीं करवाया। जब फाइनली 2-3 महीने के बाद मुझे लगा हाँ ग्राफ्ट पूरा अपटेक हो चुका है, फिर मैंने उसका वेट बेरिंग करवाया और 1 महीने के अंदर पेशेंट अपना वही वेट बेरिंग मतलब कि वो भार उठा सकता है। हाँ, उस पैर पे वजन देके चलना स्टार्ट कर सकता है। उस पैर पे वजन नहीं, वो काम अपने सारे कर रहा था, बेडरिडन नहीं था। उस समय वो वॉकर के साथ लंगड़ी टांग चलते हुए, पूरी बॉडी का वजन ले सकता, लंगड़ी टांग चलते हुए अपना बाथरूम जाना, नहाना धोना, वो सारे काम वो कर रहा था। जब वेट बेरिंग करवा दिया, फिजियोथेरेपी सेशन कंप्लीट हो गया, पेशेंट अपना पैर मोड़ के बैठना करना सब कुछ स्टार्ट कर चुका था। मतलब आलती पालती मार के जिस तरह से सुनार काम करते हैं। बिल्कुल। जो घुटना उसका पुराना था वैसे वैसा घुटना नहीं हो गया उसका। इसका पेपर भी हमने पब्लिकेशन के लिए दिया है, वो नेक्स्ट मंथ शायद पब्लिक हो जाए। फिर हमने फर्स्ट उसका राइट वाला नी जॉइंट किया, अभी 2 महीने पहले हमने उसका लेफ्ट नी जॉइंट किया है। एंड पेशेंट वाज वेरी हैप्पी। सेम प्रोसेस वही वापस वहीं से मंगवाया गया, मुंबई से, बॉन बैंक जो होता है हमारा वहाँ से। एंड उस पेशेंट को चलते देखता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ चलो कुछ बेटर किया हमने। इस पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि कितने साल चल जाएगा ये, तो मैंने कहा 15 साल या 20 साल भी अगर चल गया तो क्या बुरा है, एटलीस्ट वो 50 साल की उम्र क्रॉस कर जाएगा। 50-55 के अंदर मैं अगर टीकेआर करता भी हूँ, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। एटलीस्ट कम से कम ये है ना, मेरा टाइम बाइंग हो गया और वो अपना काम प्रोडक्टिव काम सारा कर सकता है। जो उसकी एक्टिव एज थी उसको तो कम सारा कंप्लीट कर लेगा। एक डॉक्टर खत्री, एक एक्सपेंस के लेवल पर अगर हम देखें तो एक मैनुअल जो नी रिप्लेसमेंट होता है और जो एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होता है, उसमें कितना प्रतिशत का अंतर होता है? ओके, आप जब मैनुअल में और रोबोटिक के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। इट हार्डली मैटर ऑफ द 50,000 or 60,000 रुपीज़, राइट। लेकिन जब आप सर्जरी के लिए जा रहे हो, किसी सर्जरी के ग्रुप में 4 लाख दे रहा हूँ,
तो मुझे 4.5 लाख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राइट। लेकिन उस सर्जरी की जो रिकवरी होगी फास्ट होगी, जो मेरा टाइम सेविंग होगा, जो जितनी जल्दी मैं अपनी रिज्यूम एक्टिविटी होऊंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा पेशेंट कभी भी 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं रहता। ओह विद इन 24 आवर सर्जरी हुई, अगले दिन पेशेंट छुट्टी करा के अपने घर पे, नो पेन, 3 घंटे बाद चलना फिरना स्टार्ट। इवनिंग के अंदर मेरा फिजियो वापस जाता है, उनको लंबी कॉरिडोर वॉक करवाता है। नेक्स्ट डे उनको सीढ़ियाँ चढ़वाई जाती है, स्ट्रेट क्लेमिंग करवाई जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है और डिस्चार्ज। ओके। घर पे पेशेंट 5-7 दिन के लिए फिजियोथेरेपी कर सकता है एंड आफ्टर 14 डेज वो मुझे दोबारा दिखाता है। ओके। अच्छा, ये जो सारी सर्जरी होती है दैट इज स्टिचलेस, इसमें Okay. कोई टांका नहीं आता है। टाका नहीं आता है। और ऊपर जो ड्रेसिंग लगती है दैट इज अ वाटरप्रूफ ड्रेसिंग। तो अपना नहाना धोना नेक्स्ट डे से करिए। जो पहले होता था हम 15 दिन तक नहाएंगे नहीं, पानी नहीं लगाएंगे, अब ऐसा नहीं है। आप नेक्स्ट डे अपना नहाना धोना सब स्टार्ट करिए। तो मैनुअल सर्जरी में जब हम बात करते हैं तो जो रोबोटिक सर्जरी होती है, तो टोटली अगर हम सब चीज़ें देखें समराइज करके, तो एक तो इसमें जो आदमी रिकवर जल्दी होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन कट कम लगता है, जितनी आपकी डैमेज बॉन है सिर्फ उसी को ही कट करेगा, हेल्दी बॉन को टच भी नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, ब्लड लॉस नहीं के बराबर होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को छेड़ा नहीं जाता, या वो किसी उसको सॉफ्ट सपोर्ट करते हैं फिर सॉफ्ट टिश्यू को बचा लिया जाता है। तो सॉफ्ट टिश्यू को इंजरी नहीं होता तो आपको पेन कम होता है। पेन कम है तो आपकी फिजियोथेरेपी अच्छी होती है, रिटर्न टू एक्टिविटी आपकी बहुत जल्दी जाती है। एक डॉक्टर थे सीकर के, डॉक्टर SL सोनी जी, मेरे बैचमेट के फादर थे। वो रोबोटिक सर्जरी करवा के गए एंड विद इन 7 डेज वो ओटी में जाके खुद की सर्जरी, खुद के पेशेंट्स की सर्जरी करना स्टार्ट कर चुके थे। ओह, मतलब एक डॉक्टर ने आपसे सर्जरी कराई अपनी और फिर विद इन 7 डेज 7 डेज वो खुद सर्जरी कर रहे हैं। इतना अगर मेरा टाइम बच रहा है तो क्या बुरा है। ठीक है भाई। ये अगर मैं 14 डेज 1 महीना अगर रिकवरी में लगाता तो इतना लॉस मैं ऑलरेडी कर चुका था। अच्छा, जिन लोगों को पता है कि रोबोटिक सर्जरी का ये बेनिफिट है, वो लोग एक को दूसरे को तीसरे को रिकमेंड करते हैं कि आप जाइए उनके पास। मैं 73 घंटे बाद चलना फिरना स्टार्ट हो गया था। तो डेफिनेटली अगर किसी को कुछ फायदा होता है वो आगे उसको बोलेगा ही बोलेगा। प्रमोट करता हूँ उसको। आजकल के आप पूरी रिसर्च भी करते हैं, आपको क्या लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके खान पान में किस चीज़ की कमी है जिससे कि बॉन डेंसिटी, या फिर एक तरह से कहें कि उनको उतना कैल्शियम है जो भी आपकी भाषा में होता है नहीं मिल रहा है फिलहाल आजकल के जो बच्चों में? कैल्शियम से भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो हम सब मिस करते हैं, दैट इज स्ट्रेस लेवल। हाँ, स्ट्रेस किसी भी बीमारी का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। ये एक ऐसी चीज़ है डॉक्टर साहब की जिससे आप पीछे, मैं खुद स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर हूँ और मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे आप एक हाई लेवल पर जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेस आपके पीछे पीछे आता है, आपके कंधे पर आता जाता है। उसको ना आपकी Right. मनी से मतलब है, ना आपके फेम से मतलब है, ना आपके सपोर्ट सिस्टम से मतलब है, वो हर चीज़ पे आ जाएगा। राइट। तो अब स्ट्रेस को तो एक है साथ में। मैं इसीलिए हर किसी को बोलता हूँ, स्ट्रेस बस्ट आउट करिए, दोस्तों के साथ चिल मारिए, फैमिली के साथ चिल मारिए, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसके साथ बैठिए आप। कुछ लोगों को स्ट्रेस 2 पैक लगाने से मिलता है, लगाइए। किसी को घूमने से मिलता है, घूमिए। 2 दिन की छुट्टी लेके सब कुछ कट ऑफ होके नहीं, आपकी ये फर्स्ट वाली बात हमारे कैमरामैन साहब पकड़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे पॉडकास्ट नहीं होंगे। वो अपनी काम की चीज़ पकड़ रहे हैं, लगभग सभी लोग पकड़ रहे हैं इधर। जब जैसे ही आपको स्ट्रेस बस्ट आउट करने का मिल रहा है उसको करिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अपनी एक्टिव लाइफ में एक एक्टिविटी जरूर पकड़ के रखिए, आइदर जिमिंग, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कोई गेम खेलते हैं उस गेम को। आजकल का मैंने समय देखा है कि रूटीन इतना फास्ट होता है कि चाह के भी आप वॉक नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो क्योंकि मनी प्रेशर होता है। तो उन लोगों के लिए अगर वो ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में बैठते हुए नी की ज़्यादा बात हो रही है, कंधे की किस तरह की एक्सरसाइज होती है? जैसे काफ़ी समय तक इनके भी हमारे भी क्रू मेंबर्स को एक्टिव रहना पड़ता है, तो कौन सी वो बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने? नी को अपने बेंड करना, सीधा करना, पूरे अपने एंकल को अपनी तरफ स्ट्रेच आउट करना, स्ट्रेच डाउन करना एंड वॉक। जब आपने मुझे बोला कि ऑफिस वर्क, उसके लिए सबसे बेटर ये है कि आप एक्सरसाइज तब कर सकते हो जब आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आप 10 बजे सो जाइए, 9 साढ़े 9 बजे बाद अपनी मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दीजिए, जो मैं भी करता हूँ मैक्सिमम टाइम तक, एंड 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाइए। नहीं, आपने जब वो 2 पैक वाली बात करी है तो उसके बाद तो ये अर्ली तो बेड पे जा ही नहीं सकते हैं। तो 2 पैक नहीं ना, 2 पैक के बाद तीसरा पैक नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ये कंट्रोल कोई नहीं, वो तो स्ट्रेस बस्ट आप महीने में एक बार करिए,
रेगुलर नहीं करना आपको, हाँ, ये आपने अच्छी बात बोली, ये वो भी रेगुलर बात नहीं बोल करना दी, ये भी सब लोगों को सुननी चाहिए कि मंथ में वंस टाइम। ओके। वन से मंथ, वन से वीक। और एंड अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपके पास एम्प्टी ऑफ टाइम होता है, आप हाँ, सारी एक्टिविटी लॉट प्लान ऑफ कर टाइम, सकते हो। लॉट ऑफ टाइम। मैं जनरली 4 साढ़े 4 बजे जाता हूँ, मेरी हाँ। वाइफ 5 बजे के आस-पास उठ जाती है, हम्म। मेरे फादर 6 बजे के आस-पास उठ जाते हैं। हम सब घर में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले पर्सन है। एंड मॉर्निंग के अंदर 1 घंटा मैं अपने साथ बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे पता है मैं सारे दिन की प्लानिंग पहले हो जाती है मेरे पास कि मुझे ये करना है और ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। इवन मैं अपनी सारी सर्जरीज मॉर्निंग में प्लान करता हूँ। ओके। 6 बजे मेरा फ्रेश पेशेंट, मूड के साथ। यस, मैं अपना, मेरा एनर्जी लेवल 100% है। हम्म। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मॉर्निंग के अंदर मेरे पास कोई कॉल नहीं आना है, मेरा दिमाग कहीं डाइवर्ट नहीं होना है। मॉर्निंग में 9, 10, 11 तक लोगों को, जब तक सुबह स्टार्ट होती है तब मेरे पेशेंट्स की सारी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी होती है। तो उससे बेनिफिट क्या है, जब मैं घर जा रहा हूँ हॉस्पिटल छोड़ के, तो आप पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हैं, चिल कर सकते चिल कर हैं। सकता हूँ। यूथ को कम से कम समझना चाहिए, और खास तौर से जो ये कहते हैं कि वो डॉक्टर हैं तो उन्हें टाइम नहीं मिलता है, तो डॉक्टर खत्री जी की ये बात मायने रखें, आप इसको इस तरह से मैनेज करके रखें कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आपको अर्ली सुबह जगते हैं उस समय मैनेज कर सकते हैं, और कैसे परिवार के साथ चिल रह सकते हैं। क्योंकि लोग सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं और फिर भी कहते हैं कि बहुत कुछ छूट गया हमारा, बहुत। एक डॉक्टर साहब, फूड में ऐसी क्या चीज़ लेनी चाहिए आजकल के समय में, क्योंकि नेचुरली हो ये रहा है कि आप कुछ भी चीज़ ले रहे हैं वो भी प्योर तो है नहीं आजकल कुछ के भी समय प्योर में, नहीं है आजकल। प्योर नहीं है, आपका दूध भी प्योर नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ नहीं है। और एक मिथ के बारे में भी आपसे बात करूंगा, जैसे बहुत सारे आजकल लोग हैं, आप बात करें विराट कोहली की भी बात करें, कुछ और लोग भी हैं, आचार्य प्रशांत जैसे लोग भी हैं, वो कहते हैं कि आपको मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए यूज, क्योंकि ये तो एक्चुअली हमारे लिए अडॉप्ट करने के लिए नहीं है, हमारी हमारी बॉडी इनको अडॉप्ट करने के लिए बनी नहीं है। ये एक बड़ा मिथ है कि अवॉइड करो मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, वो वीगन डाइट में आता है संभवतः। एक मेरी वाइफ एक नाम बड़ा लेती है, मैं कभी उसको देखा भी नहीं मैंने, मिसेस रत्ना समथिंग है, सी इज अ डाइटिशियन। हम्म। वो बोलती है कि आपकी होममेड रेमेडीज जितनी भी है ना, वो सबसे बेस्ट रेमेडीज है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी डाइट प्लान करिए। हम्म। तो दूध भी उसमें एक चीज़ है वो। हम्म। मैं घर में दूध पीता हूँ, मेरे घर में सारे लोग दूध पीते हैं। माई ग्रैंड फादर इज ए 94 ईयर एज, वो अभी भी दूध पीते हैं। ओ, एक्टिव है। बिल्कुल एक्टिव है वो, आज भी अपना मंदिर जाना, सारे आप उनसे मिलेंगे, आप कह नहीं सकते कि ही इज 94 ईयर ओल्ड। ओके। तो आपने इन शब्दों से वो सारा डाउट तो हटा दिया कि मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए। वेगन एक डाइट आई है, मुझे नहीं पता कैसी है क्या नहीं है, लेकिन मेरे वो दादा फेमस हुई है, दादा ने, विराट कोहली से ज्यादा फेमस हुई है। मेरे दादाजी ने, मेरे फैमिली ने, सबने दूध पी के बड़े हुए हैं, हमने लॉन्ग भी लाइफ देखा है, है हमने उनकी। भी देखा है, हमारे भी साथ वाले। और बीच में एक आया था आप घी मत खाइए, हाँ, घी का अभी भी चल रहा है। मैं और मेरी फैमिली 1 चम्मच घी डेली खाते हैं। ओके। मैं चाहे डाइट पे हूँ तब भी घी जरूर खाऊंगा मैं। घी से आपके सारे बॉडी के हार्मोन बन रहे होते हैं। घी का भी फैट, मैंने सुना है कि घी अगर आप पर्टिकुलर पानी में करके लेते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसमें एक बार में ले लें 1 चम्मच घी। सर कैसे ले लीजिए, घी कभी भी नुकसानदायक नहीं है, आपको घी लेना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स एसेंशियल फॉर योर बॉडी। घी के बारे में ज्यादा सोचना, वो स्ट्रेस लेना, वो नुकसानदायक है। क्यों आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो बोलेगा नहीं घी बिल्कुल मत खाओ, तेल बिल्कुल मत हाँ, खाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्या हमारे पूर्वजों ने घी तेल नहीं खाया था क्या? खाया था ना उन्होंने, फिट है अभी भी। तो गुड घी, अच्छा फैट बॉडी के लिए जरूरत होता है, तो वो तो खाना चाहिए। मैं तो खाता हूँ और मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया क्या बोलती, कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं। नहीं नहीं, लोग आपकी बातों की परवाह करते हैं ना कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं लोगों से। मैं खाता हूँ, मैं जनरली घी खाता हूँ, मैं दूध भी लेता हूँ, एक कटोरी एक बाउल में कर्ड भी लेता हूँ। मैं छाछ पीना भी पसंद करता हूँ, बटर मिल्क जिसे बोलते हैं वो भी पीना पसंद करता हूँ मैं। तो ये सब चीज़ मैं अपने रूटीन खाने के अंदर मेरे कोई इंक्लूडेड है। कोई ऐसा फ्रूट जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करे, खास तौर से अगर हम बात करें बॉन के विषय में। आपको सारे फ्रूट्स खाने चाहिए। ओके। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपकी नी जो एंड में जो भी डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करने की काबिलियत होती है उनमें। तो फ्रूट सारे खाने चाहिए, दिन का एक फ्रूट जरूर खाना चाहिए, चाहे वो एप्पल खाइए, चाहे बनाना खाइए, चाहे पाइनएप्पल खाइए, चाहे कोई फ्रूट खाइए, लेकिन फ्रूट दिन का एक फ्रूट जरूर खाइए। ओके ओके। ड्राई फ्रूट्स जरूर खाइए, 3 से 4 ड्राई फ्रूट्स खाइए। ऐसा नहीं आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेके खा लिए। अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन डाइट थोड़ा सा इंक्रीज करिए, स्प्राउट्स खाइए, चने खाइए, आप ग्राउंडनट खाइए, ओके। पनीर लीजिए, सोयाबीन लीजिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए एग हो गया। तो प्रोटीन डाइट भी आपके शरीर में इतनी ही जरूरत होती है जितनी आपकी फैट की एंड कार्ब्स की जरूरत होती है। एक और चीज़ होती है कि कहाँ एक्चुअली जब तक आपके पास लोग आते हैं तब तक तो उनकी परेशानियां बहुत बढ़ चुकी होती हैं,
तो कहाँ हमारे घुटने में खास तौर से या शोल्डर्स में कहाँ कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें कि लोग उस समय आपको कांटेक्ट करना चाहिए? जब आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम फील हो रही हो, सीढ़ियाँ देख के आपको डर लगने लग जाए, कौन जाएगा इतना ऊपर, कैसा होगा नीचे, या किसी शादी में जा रहे हो और आपको 10-15 मिनट बाद आप चेयर ढूंढ रहे हो, क्या चेयर कहाँ पे, मैं बैठ जाऊँ मैं, तो समझिए आपको घुटना खराब होना शुरू हो चुका है। या घुटने की दर्द या कूल्हे की दर्द की वजह से आपको रात को आँख खुल जाए उस दर्द के कारण, तो समझिए आपको डॉक्टर को दिखाने का टाइम आ गया है। ये बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गए अपन, लेकिन फिर भी अपने को ये सिम्टम्स है कि अब इग्नोर नहीं करना है और जाके डॉक्टर को दिखाना डॉक्टर को, क्योंकि जनरली मैंने देखा है, हमने रिसर्च भी की है कि आपके पास जब लोग आते हैं, जब तक वो अपनी नी है या शोल्डर से उनकी सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुकी होती है और फिर या तो ऑपरेशंस होते हैं और चीज़ होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसा आपने देखा है कि गवर्नमेंट इसके बारे में अवेयर हो, या वो भी कुछ अवेयरनेस आजकल है गवर्नमेंट की तरफ से? आपको इस तरह का कोई सपोर्ट सिस्टम मिलता है, या आपको लगता है कि अभी लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है, खासतौर से अपने अपने बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में? आपको लगता है ओवरऑल जब आप लोगों से मिलते हो कि उनको इस तरह की अवेयरनेस है? अभी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हम टेक्नोलॉजी में, हम हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को अभी बहुत सारी चीज़ नहीं पता। रीज़न भी ये, जब मैं कनाडा में था तो वहाँ पे पेशेंट सब कुछ पढ़ के फिर आता था हमारे पास। ओके। फिर वो जानने आता था क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, और उसको वापस जाके रीड करता था वो। तो वो एजुकेटेड पर्सन था, एजुकेशन के थ्रू सब कुछ पढ़ के आपके पास आया ना, वो घर पे जाके सारा वापस स्टडी करके फिर वापस आपके पास आएगा, राइट। इंडिया में क्या होता है, अच्छा आपको दिखाना है, आप उन डॉक्टर के पास चले जाओ, मैंने उनसे इलाज करवाया था, सही हो गया। अच्छा आपको दिखाना है, आप उनके पास चले जाओ। इंडिया में रेफरल सिस्टम है, इंडिया में कोई अपनी स्टडी नहीं करता है, ठीक है। कभी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले, इंडिया में लोग बिजी बहुत रहते हैं, टाइम नहीं होता एग्जैक्टली, कभी भी आप डॉक्टर के पास जाइए, बात करिए उनसे, सारी अपनी तकलीफ के बारे में जानिए, क्या क्या ऑप्शंस है उनके बारे में जानिए। कोई न्यू आइडिया अगर वो आपको दे रहा है तो उसको एक्सप्लोर करिए, उसके बारे में पढ़िए, सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिए। सेकंड ओपिनियन लेना आपका हक है और आपको लेनी भी चाहिए। काफ़ी बार हो सकता है मैं आपको कोई एडवाइस दूँ, वो एडवाइस कोई दूसरा कुछ और एडवाइस दे रहा है, तो बैठिए दोनों से बात करिए कि मुझे ये एडवाइस लगी, कैसी है ये। तो आपको चीज़ें जानना चाहिए। इंडिया में क्या होता है, अच्छा वो डॉक्टर के पास चले जाओ, वो दिन की 50 सर्जरी करते हैं। अब जो 50 सर्जरी कर रहा है वो हो सकता है आपके लिए सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो 50 सर्जरी कर रहा है उसके पास टाइम भी नहीं है आपको देखने के लिए। सही बात है। तो बहुत सारी चीज़ होती है कि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेके फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से भी सारी चीज़ पूछनी चाहिए। ओके। डॉक्टर साहब, कुछ एक कहते हैं कि डॉक्टर की जब ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बड़ी एक सीधी स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। डॉक्टर्स के सर्जरी करी, डॉक्टर को पेशेंट की केयर। डॉक्टर खत्री को कुछ एंटरटेनमेंट का भी है, कुछ गाना गुनगुनाते हैं, या पिक्चर देखने का शौक हो, या कुछ और एंटरटेनमेंट करने का शौक हो, या लाइफ एक हॉस्पिटल से घर तक ही रहती है? मुझे हॉस्पिटल में काम करना बड़ा पसंद है। आई कैन वर्क 24/7 इंटू 365 डेज। ओके। और उसके साथ मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ओके। बाकी सोशल मीडिया पे मैं पहले मोबाइल में था, मैंने एक दिन गुस्से में आके सब कुछ डिलीट कर दिया, बिकॉज मेरा टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे वो, एक 2 घंटे। आज की डेट में आप मेरा मोबाइल चेक करिए, मेरे मोबाइल में ना आपको फेसबुक मिलेगा, ना इंस्टा मिलेगा, ना लिंक्डइन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और मूवी की बात है तो मुझे फैमिली के साथ मूवी देखना पसंद है, थिएटर में जाके, वो भी 1 से 6 मंथ या 1 से 3 मंथ में एक इतना ही हो पाता है। बाकी नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह मैं यूज़ नहीं कर पाता अभी। ओके ओके ओके। हमने बात करी नी रिप्लेसमेंट की। डॉक्टर खत्री से जाना कि कहाँ से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होती है, इंडिया में अभी नई चीज़ है, लेकिन कितनी सेफ़ है, क्या होती है वास्तव में, इस इल्यूजन को दूर करने की भी कोशिश की कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट क्या होता है, क्या उसकी शेप होती है और कितनी सेफ़ है। तो सब कुछ हमने कवर किया डॉक्टर साहब। अब लास्ट में जाते जाते आप हमें समराइज करके बताइए कि एक व्यक्ति को मैनुअल सर्जरी की जगह रोबोटिक सर्जरी क्यों करवानी चाहिए, कुछ पॉइंट्स के साथ आप हमें बताइए। ओके। जब हम खड़े होते हैं या कोई भी पर्सन खड़ा होता है, हमारा हिप जॉइंट, हमारा नी जॉइंट, हमारा एंकल जॉइंट, ये एक लगभग सीधी लाइन में होता है। सीधी लाइन बोलो तो मैं 180 डिग्री ±4, या मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ 176 से लेके 184 डिग्री का एंगल बनता है। ये एक हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअलाइज एंगल होता है जो भगवान ने बना के दिया है। इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट।
राइट। ये वही अलाइनमेंट है जैसे हमारा कार का अलाइनमेंट होता है, राइट। रोबोट क्या करता है, आपका जैसा नेचुरल अलाइनमेंट है उसी को बनाते हुए उसके ऊपर कैपिंग करता है, उस पर रीसर्फेसिंग करता है, ओके। राइट। तो आपको हमेशा नेचुरल घुटने का एहसास होता है, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि घुटने के अंदर कुछ डला हुआ है। अच्छा अच्छा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रोबोट आपका जो पीसीएल लिगामेंट होता है उसको बचा लेता है। पीसीएल लिगामेंट बचाने का फायदा क्या है, उसके अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं जो दिमाग को सेंस देते हैं, घुटने के जॉइंट पोजीशन को, अच्छा। वाइब्रेशन सेंस को, ये दिमाग को भेजता है। तो हमेशा आपको घुटने के नेचुरल होने का एहसास रहता है। साथ के अंदर जब हम खड़े होते हैं तो हमारे घुटने में एक लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म होती है, वो भी ड्रिवन होती है पीसीएल लिगामेंट के थ्रू, तो वो भी आपकी प्रिजर्व रहती है। तो ओवरऑल आपको हमेशा नेचुरल घुटने का एहसास होगा रोबोटिक सर्जरी में। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी रिहैब बड़ा फास्ट होगा, आपको पेन नहीं होगा, आपकी बोन कम कटेगी, एंड ओवरऑल आपका जो रिकवरी टाइम है वो कम होगा। तो अगर इन सब पॉइंट को मैं समराइज करूं, आपकी नेचुरल बोन स्टॉक बच गया, आपका ब्लड लॉस कम हुआ, आपका नेचुरल अलाइनमेंट बचा हुआ है, आपको हमेशा नेचुरल घुटने का एहसास होगा, आपका घुटना कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि घुटने में कुछ डला हुआ है, और मैं बैक टू अपनी नॉर्मल एक्टिविटी बहुत जल्दी आ सकता हूँ। आजकल अगर मेरे पास टाइम बच रहा है मेरा, तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मैं 1 महीना 2 महीना फिजियोथेरेपी करता हूँ। बिल्कुल, टाइम आजकल बहुत वैल्यू रखता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। जाते जाते कोई ऐसा फिल्म का गाना या कुछ ऐसी पंक्तियां जो आप आजकल गुनगुनाते हो, खासतौर से जो आपके फील्ड को भी रिलेट करता हो, ऐसा कुछ हो तो आप जरूर गुनगुना के बताएं हमारे सारे के सारे दर्शकों को, ये जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो अक्सर डॉक्टर खत्री गुनगुनाते हैं। आवारा हूँ या आसमान में हूँ, गर्दिश का तारा हूँ। डॉक्टर तो आवारा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आप फिर भी गुनगुना दीजिए। सर मैं बहुत ही बैड हूँ गाने के लिए। नहीं कोई नहीं, वो तो हमारे एडिट वाले सब सही कर देंगे। आप तो 2-4 लाइनें गुनगुनाइए। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ग्रेट। हाँ, डॉक्टर से गुनगुनाने का भी आपको एक हुनर होना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर आपका शरीर हेल्दी है, आपका माइंड हेल्दी है, तो फिर आप हैप्पीनेस की वैली में जाते हैं, यानी कि बहुत हैप्पी लाइफ जीते हैं। डॉक्टर खत्री से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, कुछ इल्यूजन्स दूर करने की कोशिश की, और बस यही ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ स्टाइल को बदल कर रख दें। सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी एंड प्रोडक्शन हाउस हमेशा ये प्रयास करता रहेगा, हमारे साथ बने रहिए। और डॉक्टर खत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर आपके साथ एक श्रृंखला शूट करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।